आज के मुख्य समाचार। पीएम ने कहा, जब परिवारवाद की बात करता हूं तो यह सभी क्षेत्रों की बात होती। भारत के विभाजन की त्रासदी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। मुंबई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ राजनीति की बात करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब परिवारवाद की बात करता हूं तो यह सभी क्षेत्रों की बात होती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में साथ दें। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं हमारी इन चुनौतियों, विकृतियों, बीमारियों के कारण 25 साल का अमृतकाल अगर समय रहते नहीं चेते तो विकराल रूप ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले खेलों में भी भाई भतीजावाद था। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के देशों में हमारा तिरंगा लहराता है। पहले खेलों में भी भाई भतीजावाद चलता था, आज ये नहीं है। हमारे खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भाई भतीजावाद को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इसे हर संस्था में देखने को मिलता है। कई संस्थाओं में है जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ता है। यह भी भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। इस परिवारवाद और भाई भतीजावाद से हमें बचना होगा। राजनीति में भी परिवारवाद देखने को मिलती है। परिवारवाद से केवल परिवार का फायदा होता है, देश का नहीं। पीएम मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों चीजों से हमें बचना चाहिए। भ्रष्टाचार से हर हाल में लड़ना होगा। पिछली सरकारों में बैंकों को लूटकर जो भाग गए, उन्हें पकड़ने का काम जारी है। बैंकों को लूटने वालों की संपत्तियां जब्त की जा रही है। जिन्होंने देश को लूटा उन्हें वो लौटाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति आज हर ओर सिरमौर है। 25 साल नारी शक्ति के लिए स्वर्ण काल होगा। बेटियों को ज्यादा अवसर देंगे तो लाभ मिलेगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नागरिक एक साथ आए। चिकित्सकों के सहयोग से टीके दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को लगाए गए और इस दौरान हम एक साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। जब स्थिर शासन होता है तो फैसले तेजी से किए जाते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए जनभागीदारी की भावना प्रबल होती है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं। इंटरनेट फाइबर गांवों तक पहुंच रहा है। हम डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई कॉमन सेंटर गांवों में चल रहे हैं। डिजिटल क्रांति से विश्व बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदल रहा है। अमृतकाल इस आकांक्षी समाज के सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करा रहा है। हर घर तिरंगा हमारे गौरवशाली देश की भावना का जश्न मनाने के लिए पूरे देश के एक साथ आने का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत को सशक्त बना रही आकांक्षाओं, पुनर्जागरण और दुनिया की उम्मीदों की त्रिशक्ति का जिक्र किया। भारत के लोग सकारात्मक बदलाव चाहते हैं और वे तीव्र गति से ऐसा होते देखना चाहते हैं। लाल किले पर पहली बार स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। यह हमारे लिए गर्व का पल है। 75 साल बाद मेड इन इंडिया तोपों से सलामी दी गई। उन्होंने कहा कि सेना का जवान मौत और जिंदगी को साथ लेकर चलता है। इन दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। सेना के जवानों को मैं सलाम करता हूँ। विकसित भारत अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्रण शक्ति है कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया था। यह विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता। न कोई अपना न कोई पराया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए यह प्रण है। पीएम मोदी ने कहा, 5वां प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। इससे पीएम, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। ये 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे प्रण हैं। पीएम मोदी ने भावुक होकर कही ये बात।
महिलाओं की बात करते हुए पीएम मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि नारी का अपमान किया जाना ठीक नहीं है। देश की हर नारी का सम्मान जरूरी है। मुंबई, भारत के विभाजन की त्रासदी भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ब्रिटिश शासन ने देश को स्वतंत्रता देने से पहले भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध छिड़ गया। चीन ने मैकमोहन रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक महीने बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ। देश अभी तक चीन के साथ युद्ध से बाहर नहीं आया था जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। इस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंततः भारत की जीत हुई। आजादी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ यह देश की दूसरी जीत थी। पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बहुत आतंक मचा रखा था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत ने उनका साथ दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। भारत ने पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश नामक एक नए देश का गठन किया। 18 मार्च 1974 को बिहार के छात्रों ने कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने किया था। जल्द ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोगों के मन में इंदिरा गांधी सरकार के प्रति गुस्सा था। देश में आंतरिक तनाव के कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। जेपी आंदोलन की पृष्ठभूमि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसमें इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव अभियान में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था। अलग खालिस्तान की मांग कर रहे सिख आतंकियों के खिलाफ सेना ने बड़ी कार्रवाई की। 1981 से जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के सबसे पवित्र सिख गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के पास छिपे हुए हैं। उनके साथ हथियारबंद लोग भी थे। यह भारत के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इस नरसंहार में करीब 15,000 निर्दोष लोग मारे गए थे। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हत्या और लूटपाट की घटनाएं भी हुई। बेगुनाहों की दुकानें, घर और गुरुद्वारों में लूटपाट की गई। 2 दिसंबर को भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस रिसाव से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस वजह से पूरा भोपाल शहर मौत की कगार पर था। जहरीले रसायनों के रिसाव में 5,58,000 से ज्यादा लोग फंस गए। अनुमान है कि इस त्रासदी में करीब 25,000 लोगों की जान चली गई थी। 65 वर्षीय शाहबानो 5 बच्चों की मां थी। तलाक के बाद उसने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। इस दबाव में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटते हुए मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इसके तहत पति को भरण पोषण देने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी। 1987-90 में श्रीलंका में तैनात भारतीय सैनिकों द्वारा तमिलों की हत्या का बदला लेने के लिए लिट्टे ने हत्या को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड से पूरा देश सदमे में है। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। अयोध्या में 16वीं शताब्दी में बनी एक मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ दिया था। इस मामले में 2 एफआईआर फैजाबाद में दर्ज की गई थी। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत लाखों कार सेवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दाऊद इब्राहिम ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए मुंबई में बम विस्फोट की साजिश रची थी। मुंबई में 13 अलग अलग जगहों पर पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट किए गए। इस विस्फोट में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
मामला 19 नवंबर 1993 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। एक विशेष टाडा अदालत ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड अबू सलेम सहित कई अन्य अपराधियों को भी सजा सुनाई। कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान शुरू किया। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध को अंजाम दिया था। यह युद्ध कारगिल की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। LOC के अंदर पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। युद्ध जुलाई में समाप्त हुआ। भारत ने टाइगर हिल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 फ्री रही। विमान में 180 यात्री और चालक दल सवार थे। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, उसे 5 पाकिस्तानी अपहर्ताओं ने हाईजैक कर लिया। अपहृत इंडियन एयरलाइंस का विमान अगले दिन लाहौर से दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। उस समय कंधार पर तालिबान का शासन था। मैच फिक्सिंग कांड क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीकी और भारतीय टीमों के 5 खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के लिए टाउट के संपर्क में थे। इस मामले में सबसे आगे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेनसी क्रोन्ये का नाम आया। मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी सामने आए। 26 जनवरी को करीब 2 मिनट तक आए भूकंप ने गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के झटके से कोहराम मच गया। इस झटके से पूरा गुजरात दहल उठा। 13 दिसंबर को संसद भवन पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था। गोरे राजदूत के साथ 5 आतंकवादी संसद परिसर में घुसे। वे 45 मिनट तक गोलियों की बारिश करते रहे। इस हमले से पूरी संसद हिल गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए। अंततः सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। अयोध्या से ट्रेन में सवार होकर गोधरा लौटने के लिए आजाद हुए 59 हिंदू तीर्थयात्रियों के ट्रेन के डिब्बे में बदमाशों ने आग लगा दी। इसके बाद गुजरात में हिंसा भड़क गई। 3 दिन तक चली हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 26 दिसंबर को हिंद महासागर में आए भूकंप के कारण भीषण सुनामी आई, जिससे भारत में अब तक 16,279 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। कराची से समुद्र के रास्ते 10 आतंकी मुंबई आए थे। इस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 दिनों तक आतंकियों से मुकाबला किया। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया कर दिया गया था। आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह अब तक का सबसे घातक नक्सली हमला था। इस हमले में नक्सलियों ने हमला कर CRPF के 76 जवानों को मार गिराया था। 6 दिसंबर की रात चलती बस में मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था। 13 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। 16 जून को उत्तराखंड में भयानक प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ के कारण केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश तक भयंकर तबाही हुई थी। करीब 5000 लोग मारे गए। जान माल का भारी नुकसान हुआ। हजारों लोग बेघर हो गए जबकि सौ गायब हो गए। 2020 को कोरोना महामारी के कारण याद किया जाएगा। इस महामारी ने देश में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस संक्रमण से अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश ने कोरोना की 3 लहरों का सामना किया है। इसने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। देश इस साल आजादी के अमृत का जश्न मना रहा है। देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इन 75 सालों में देश ने दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए काफी संघर्ष किया है। देश के सामने अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां थी। भारत ने इन सभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत की है। आज पूरा विश्व गर्व से भारत का नाम लेता है। यह सब देश के हर नागरिक की वजह से संभव हो पाया है। इन 75 वर्षों में भारत के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। यह भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ शुरू हुआ और आज भी कुछ हद तक कठिन है।
आइए जानते हैं उन 25 घटनाओं के बारे में जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। इसे झिल्ली से हटाया नहीं जा ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।